हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, ज्ञान गंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के अंतर्गत मैं सिंह अंजना आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पहला पाठ पढ़ाने वाली हूँ। पहले पाठ का नाम है भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन। भारत में यूरोपीय प्रजा यानी अंग्रेज कैसे आए, किस तरह यहाँ पर उन्होंने व्यापार किया, व्यापार करते करते किस तरह अपनी सत्ता स्थापित कर लिया और पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि वर्षों पहले हमारा देश संसार में अग्रिम पंक्ति पर था। संसार में हमारे देश का महत्वपूर्ण स्थान था। देश विदेश के लोग हमारी संस्कृति और समृद्धि से प्रभावित हो रहे थे। संसार के बहुत से लोग हमारे देश में व्यापार करने और धन कमाने के लिए आतुर थे। पहले कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पिछले कक्षा में 7वीं में, कि उसमें बताया कि हमारा देश पूरे विश्व में पहले नंबर पर था और हमारे देश का महत्वपूर्ण स्थान था। हमारे देश की संस्कृति और समृद्धि से लोग इतने प्रभावित थे कि संसार के बहुत से लोग हमारे देश में व्यापार करने के लिए और धन कमाने के लिए आतुर यानी बेचैन थे। जबकि इसके पहले भी स्थल मार्ग से यहाँ विदेशी व्यापारी वायव्य सीमा से आते और व्यापार करते थे। जबकि इसके पहले भी स्थल मार्ग यानी जमीन मार्ग से यहाँ विदेशी लोग आते थे व्यापार करने के लिए, जो हमारे देश से सटे सीमा है उस सीमा से होकर हमारे देश में आते थे और व्यापार करते थे। स्थल मार्ग से अरब देश के व्यापारी वर्षों से व्यापार करते थे, परंतु परिस्थिति में परिवर्तन आ जाने के कारण स्थल मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार रुक गया। स्थल मार्ग से अरब देश के व्यापारी वर्षों से व्यापार करने के लिए हमारे देश में आते थे, लेकिन परिस्थिति में कुछ परिवर्तन आ गया, जिसके कारण से स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार रुक गए, जिसके कारण यूरोपियन देशों में भारत की चीज़ वस्तुएं जैसे कि रेशम, सूती कपड़ा, मलमल, मिर्च, मसाला, तेज़पत्ता आदि की मांग बढ़ गई। इस परिस्थिति का लाभ लेने के लिए यूरोप के अधिकांश देशों ने भारत पहुंचने के लिए जल मार्ग को खोजने की योजना प्रारंभ कर दिया। जब जमीनी मार्ग से व्यापार होना बंद हो गया किसी कारणवश, तो इसके कारण से यूरोप देशों में भारत की जो वस्तुएं व्यापार के लिए जाती थी, वो जैसे रेशमी, सूती कपड़ा, मलमल, मिर्च, मसाला, तेज़पत्ता, तो इसकी मांग और बढ़ने लगी धीरे धीरे। और इस परिस्थिति का लाभ लेने के लिए यूरोप के बहुत से ऐसे देश थे जो भारत में व्यापार के लिए आने के लिए जल मार्ग की खोज की योजना बनाना शुरू कर दिया था। समय बीतने के साथ ही यूरोप के अन्य देश के साहसी नाविकों ने भारत आने वाले जल मार्ग को खोजने की शुरुआत की। समय जैसे जैसे धीरे धीरे बीतता गया, तो यूरोप के अन्य देश के जो साहसी हिम्मती नाविक थे वो भी भारत आने वाले जलमार्ग की खोज करने की आरंभ कर दिए। पहले नंबर पे थे क्रिस्टोफर कोलंबस। भारत आने वाले जलमार्ग को खोजने का बीड़ा उठाने वाले अनेक साहसिकों में से एक इटली के रहने वाले प्रसिद्ध कोलंबस थे। उनका मानना था कि पूर्व में जाने के लिए पश्चिम की दिशा से भी जाया जा सकता है। ऐसा क्यों विचार किया होगा, इस पर विचार करें। कोलंबस ईस्वी सन 1942 में भारत आने के लिए निकला, परंतु वह आकस्मिक रूप से अमेरिका जा पहुंचा। वह जब तक जीवित था तब तक स्वयं को हिंदुस्तान का खोजने वाला मानता रहा। आज भी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन और उसके किनारे के टापुओं को वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है। जितने भी साहसी नाविक थे भारत में जलमार्ग की खोज करने का प्रयत्न कर रहे थे, उसमें पहले नंबर पर क्रिस्टोफर कोलंबस थे। और उन्होंने, जो इटली के रहने वाले प्रसिद्ध साहसिक नाविक थे, उन्होंने भारत में जलमार्ग खोजने का जो बीड़ा उठाया और उनका ये मानना था कि पूर्व दिशा में जाने के लिए पश्चिम से भी जाया जा सकता। अब उनके मन में ऐसे विचार क्यों आए, ये तो सोचने की बात है। कोलंबस 1942 में भारत आए, लेकिन न जाने क्यों अचानक वो अमेरिका जा पहुँचे। और वो जब तक जीवित थे उनका यह मानना था कि हिंदुस्तान की खोज मैंने किया है। और इसी कारण से आज अमेरिका में बसने वाले यानी रहने वाले वहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन और उसके किनारे के टापुओं को वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है। फिर दूसरे नंबर पे है वास्को द गामा। भारत आने वाले जल मार्ग को खोजने में सफलता प्राप्त करने वाला पुर्तगाल देश का निवासी वास्को द गामा था। उसका जहाज़ दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप होकर अफ्रीका के पूर्वी किनारे मलिंदी पहुंचकर हिंद महासागर में आगे चलकर हिंद महासागर से गुजरता हुआ मोहम्मद इब्न मजी नामक खलासी की मदद
से 22 मई सन 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंचा। उस समय कालीकट के राजा जामोरिन थे। जामोरिन राजा ने पुर्तगालियों को व्यापार करने की छूट दी थी। वास्को द गामा, जो पुर्तगाल का निवासी था, उसने भारत में आने वाले जलमार्ग की खोज में सफलता प्राप्त की और उसका जहाज दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर अफ्रीका के पूर्वी किनारे मिलिंदी पहुंचकर हिंद महासागर से आगे बढ़कर हिंद महासागर से जब गुजरता है तो वहां मोहम्मद इब्न मजी नामक खलासी की सहायता से 22 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंचा। कालीकट जो कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। उस समय कालीकट के राजा जामोरिन थे और जामोरिन राजा ने पुर्तगालियों को व्यापार करने की छूट दी थी। ईस्वी सन 1502 में पुर्तगालियों ने व्यापार करने के लिए कालीकट में कोठी की स्थापना की। उसके चारों तरफ किला बनाकर अल्बुकर्क नामक एक सेनापति को उसका रक्षक नियुक्त किया। अल्बुकर्क उत्तर दिशा में आगे बढ़कर ईस्वी सन 1506 में गोवा जीत लिया। 100 वर्ष में पुर्तगालियों ने मैंगलोर, कोचीन, लंका, दीव, गोवा और मुंबई के टापू पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। जब 1502 में पुर्तगालियों ने व्यापार करने के लिए कालीकट में अपनी कोठी की स्थापना की तो उसके चारों तरफ किला बनवा दिया और उसकी सुरक्षा के लिए एक सेनापति नियुक्त कर दिया जिसका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने 1506 में गोवा जीत लिया और 100 वर्ष में पुर्तगालियों ने मैंगलोर, कोचीन, लंका, दीव, गोवा और मुंबई के टापू पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, यानी अपने कब्जे में कर लिया। अब आगे पढ़ेंगे पुर्तगाली शासन का अंत कैसे हुआ। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों का व्यापार बंगाल की तरफ बढ़ने लगा। इस समय मुग़ल बादशाह शाहजहां दिल्ली की गद्दी पर था। बंगाल में उसके अधिकारियों ने पुर्तगालियों के दुर्व्यवहारों की शिकायत शाहजहां से की। परिणाम स्वरूप शाहजहां के आदेश से पुर्तगालियों की हुगली की कोठी को तोड़ दिया गया और उनके जहाजी बेड़ों को जला दिया गया। इस तरह से पुर्तगाली शासन का अंत हुआ और पुर्तगाली का शासन केवल दीव, दमन और गोवा तक ही सीमित रह गया। जब 17वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो पुर्तगालियों का व्यापार धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बंगाल की तरफ बढ़ने लगा और इस समय वहाँ बंगाल में मुग़ल बादशाह शाहजहां दिल्ली के गद्दी पर बैठे तो उस समय वहाँ के राजा थे। बंगाल के जो अधिकारी थे उन्होंने पुर्तगालियों के दुर्व्यवहार यानी बुरे व्यवहार की शिकायत शाहजहां से किया जब तो उसका यह परिणाम है कि शाहजहां ने यह आदेश दे दिया कि पुर्तगालियों के जो हुगली के किनारे कोठी है और उनके जो व्यापार करने के जहाजी बेड़े हैं उनको जला दिया जाए और इस तरह पुर्तगालियों के शासन का अंत हो गया और अंत में पुर्तगालियों का शासन केवल दीव, दमन और गोवा तक ही सीमित रह गया। पुर्तगालियों के बाद अब डच प्रजा भारत में व्यापार करने के लिए आया, उसके बारे में पढ़ेंगे। पुर्तगालियों के आगमन के बाद के 100 वर्ष तक लगभग 16वीं शताब्दी के अंत में हॉलैंड, वर्तमान में नीदरलैंड के निवासी डच लोग व्यापार करने के लिए आए। सर्वप्रथम पुलिकट और मद्रास, वर्तमान में जो चेन्नई है, यहाँ पर इन्होंने अपनी कोठियों की स्थापना की। ईस्वी सन 1663 में आगरा में भी इन्होंने कोठी स्थापित की। उसी समय अंग्रेज भी भारत आए। डच अंग्रेज़ों के सामने स्पर्धा में टिक नहीं सके। पुर्तगालियों के आने के बाद 100 वर्ष तक जब हो चुका था, लगभग 16वीं शताब्दी के अंत में समाप्त होने वाला, तो उस समय हॉलैंड जो अभी वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है, वहाँ के निवासी डच व्यापार करने के लिए भारत आए थे और पहली बार उन्होंने पुलिकट और मद्रास, जहाँ अभी जो चेन्नई के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे इन्होंने अपनी कोठियों की स्थापना की थी और 1663 में आगरा में भी डच लोगों ने अपने कोठी की स्थापना की और उसी समय अंग्रेज़ भी भारत में व्यापार करने के लिए आए और डच और अंग्रेज़ों के बीच जो प्रतियोगिता हुई, होड़ हुई व्यापार को लेकर, उस समय अंग्रेज़ों के सामने डच नहीं टिक पाए। भारत पर अंग्रेज़ों की नज़र। भारत पर अंग्रेज़ों की पहले से ही नज़र थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ईस्वी सन 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारत के साथ व्यापार करके धन कमाने की इच्छा रखने वाले व्यापारियों की यह कंपनी थी। ईस्वी सन 1608 में पहला अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। भारत की धरती पर पैर रखने वाले प्रथम अंग्रेज हॉकिंस इस जहाजी बेड़ा के कप्तान थे। वह जहांगीर से मिला परंतु अनुमति प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद आने वाले सर थॉमस रो ने जहांगीर से मिल सूरत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर शाहजहां बैठा। शाहजहां ने
अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। जब अंग्रेज़ 1600 में आए तो इंग्लैंड की रानी, उस समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी, और उनके समय में ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने का कारण था कि वो व्यापार करके धन कमाने का अभिलाषा रखते थे, और इसीलिए इस कंपनी की स्थापना यहाँ पे इन्होंने किया था। 1608 में अंग्रेज़ों का जहाज़ी बेड़ा भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुँचा था, और भारत में सबसे पहले आने वाले अंग्रेज़ हॉकिंस इस जहाज़ी बेड़ा के कप्तान थे, और वो जहांगीर से जाकर मिले और व्यापार करने की आज्ञा मांगी तो उन्हें आज्ञा जहांगीर ने नहीं दिया। उसके बाद सर टॉमस रो जहांगीर से मिल सूरत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त कर ली। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर जहांगीर के बाद शाहजहां बैठे। शाहजहां ने अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति यानी आज्ञा प्रदान कर दी। उसके बाद फ्रांसीसी भारत में व्यापार करने के लिए आए। फ्रांसीसियों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया नामक कंपनी की स्थापना 1664 में की। फ्रांसीसियों ने सूरत, मछलीपट्टनम और पांडिचेरी में कोठियों की स्थापना की। फ्रेंचों की कंपनी का बड़ा अधिकारी डुप्ले था, जिसे भारत में यूरोपियन शासन के विस्तार करने की इच्छा हुई। इस तरह से यूरोपियन प्रजा में अंग्रेज और फ्रांसीसी दो शक्तिशाली कंपनियां एक दूसरे की स्पर्धा किया करती थी। उनमें बहुत संघर्ष और लड़ाइयाँ हुई, जिससे अंत में अंग्रेज सफल हुए, परंतु फ्रांसीसी के पास अंत में पौंडीचेरी, माहे, चंद्रनगर आदि केंद्र बचे रहे। जब फ्रांसीसी व्यापार करने के लिए भारत में आए तो पहले उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया नामक कंपनी की स्थापना जो 1664 में की, और इन्होंने सूरत, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी की स्थानों पर कोठियों की स्थापना की। और उस समय फ्रेंच कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी डुप्ले था, जिसकी ये इच्छा थी कि भारत में यूरोपियन शासन का विस्तार किया जाए। इस तरह यूरोपीय प्रजा में अंग्रेज़ और फ्रांसीसी दो ऐसे शक्तिशाली ताकतवर कंपनियां थी जो एक दूसरे की प्रतियोगिता किया करती थी, व्यापार में स्पर्धा किया करती थी। उनमें बहुत संघर्ष और लड़ाइयाँ भी हुई व्यापार को लेकर, जिससे अंत में अंग्रेज़ों को सफलता प्राप्त हुआ, परंतु फ्रांसीसियों के पास अंत में भी पांडिचेरी, माहे, चंद्रनगर आदि ऐसे केंद्र बचे रहे। बंगाल में अंग्रेज़ों का व्यापार। बंगाल में अंग्रेज़ों ने किस तरह अपना व्यापार किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ईस्वी सन 1965 में हुगली नदी के किनारे अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम व्यापार करने की शुरुआत की। अपनी कोठियाँ स्थापित की, आसपास के किले बनवाए, अपनी रक्षा के लिए सैनिक रखे, और मुग़ल बादशाह औरंगजेब के पास से वार्षिक खिराज रकम के बदले में कर चुकाए बिना व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। जब वो 1965 में हुगली, जो अभी कलकत्ता में स्थापित है नदी, हुगली नदी के किनारे अंग्रेज़ों ने पहली बार व्यापार करने की शुरुआत 1965 में की थी, और अपनी कोठियों की स्थापना भी की और आसपास किले बनाए, अपनी रक्षा के लिए सैनिक रखे, और मुग़ल बादशाह औरंगजेब के पास से वार्षिक यानी पूरे साल में जो टैक्स दिया जाता था, रकम दिया जाता था कर के रूप में, उसकी छूट मांग कर व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। अब कंपनी अधिक से अधिक धन कमाने की स्पर्धा में लग चुकी थी। बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की घोषणा में केवल कंपनी को ही कर मुक्त व्यापार की छूट थी, परंतु कंपनी के अधिकारी व्यक्तिगत व्यापार में भी कर नहीं देते थे, जिससे बंगाल को होने वाली कर की आय कमी हो गई, जिसका बंगाल के नवाब मुर्शिद अली खान ने विरोध किया। यह विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। अंत में उसके परिणाम स्वरूप ईस्वी सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। जब कंपनी को कर मुक्त करके व्यापार करने की छूट मिली तो इसमें कंपनी अधिक से अधिक धन कमाने की प्रतियोगिता करने लगी, होड़ में लग गई थी। और बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की घोषणा केवल कंपनी को हुई था, लेकिन जो कंपनी के अधिकारी थे वो भी अपनी व्यक्तिगत व्यापार करने में कर नहीं देते थे, जिससे बंगाल को होने वाली जो आय थी कर के रूप में स्रोत था वो कम होने लगा, जिसका बंगाल के नवाब मुर्शिद अली ने विरोध किया। तो यह विवाद दिन प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। इसका कारण ये हुआ परिणाम कि ईस्वी सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध किनके बीच में हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ईस्वी सन 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जिसकी अंग्रेज़ों पर धाक थी, जिससे अंग्रेज़ उसे पसंद नहीं करते थे। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब न रहे, इसके लिए अंग्रेज़ों ने एक षड्यंत्र किया और
सिराजुद्दौला के विरोधियों की मदद करना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला ने कंपनियों को आदेश दिया कि कंपनी राज्य की स्थिति में हस्तक्षेप करना बंद कर दे। 1757 में सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बने तो उन पर अंग्रेज़ों की अपनी पकड़ थी, अपनी धाक थी, और इसी कारण से अंग्रेज़ उनको पसंद नहीं करते थे और ये चाहते थे कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब न रहे। इसीलिए उनके खिलाफ ये लोग षड्यंत्र रचने लगे और सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे उनकी मदद करना अंग्रेज़ों ने शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला ने कंपनी को आदेश दे दिया कि कंपनी राज्य की स्थिति चाहे जैसे भी हो उसमें अपनी टांग अड़ाना बंद कर दे। अंग्रेज़ों को ये आदेश दिए कि कोठियों की किलाबंदी करना बंद करें और नियमित कर भरें, शर्तों का पालन करते हुए व्यापार करें। इस विषय पर दोनों पक्ष समाधान करने के लिए तैयार न थे, जिससे नवाब ने 30,000 सैनिकों को साथ लेकर अंग्रेज़ों की कोठी पर हमला किया। नवाब की सेना ने अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया और उनके जहाज़ों को घेर लिया। सिराजुद्दौला ने कंपनी को यह आदेश दिया कि राज्य की स्थिति चाहे जैसी भी हो उसमें अपना हस्तक्षेप करना यानी टांग अड़ाना बंद करे और किलेबंदी करना भी बंद करे। नियमित जो शर्त के अनुसार कर देना उसे कर देते हुए अपना व्यापार करे। लेकिन दोनों पक्ष इस समस्या पर हल निकालने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके कारण यह हुआ कि नवाब ने 30,000 सैनिकों को लेकर अंग्रेज़ों की कोठी पर आक्रमण कर दिया और नवाब की सेना ने अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया और उनके जहाज़ों को चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेज़ी सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जवाबी हमला किया। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के एक सेनापति मीर जाफ़र को नवाब बनाने की लालच देकर मदद की मांग की और उसे मना लिया। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित करके उसे धोखे से मार दिया। अंग्रेज़ी सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जवाबी हमला जब हुआ सिराजुद्दौला के ऊपर तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के एक सेनापति को मीर जाफ़र को नवाब बनाने का लालच देकर उससे मदद की यानी सहायता की मांग की और उसे मना भी लिया। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित करके उसे धोखे से मार दिया। भारत में एक कंपनी की पहली लड़ाई थी जिससे भारत में अंग्रेज़ शासन की शुरुआत होनी थी, इसलिए यह लड़ाई भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस घटना से भारत का इतिहास बदलता है। भारत में कंपनी की पहली लड़ाई थी और यहीं से अंग्रेज़ों के शासन का शुरुआत हो गया, इसीलिए यह लड़ाई भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और यही लड़ाई से भारत का इतिहास बदलता है। आगे दिया गया कि प्लासी कैसे पड़ा, तो यहाँ दिया गया कि वास्तव में प्लासी का नाम पलासी था, लेकिन वहाँ पे पलास के वृक्ष पर से इसका नाम प्लासी पड़ा। पलास का फूल लाल रंग का होता है और उसका गुलाल और होली के रंगों में उपयोग होता है। आगे पढ़ेंगे बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई किन किन लोगों के बीच में हुई इसके बारे में पढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना करके कंपनी ने अपनी इच्छा पूर्ण की। कंपनी को ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो इसके इशारों पर काम करे, परंतु कई बातों में मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया, जिससे कंपनी ने उसे नवाब पद से हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। नवाब बनने के बाद मीर कासिम कंपनी को परेशान करने लगा। ऐसा मालूम होने पर ईस्वी सन 1764 बक्सर की लड़ाई द्वारा उसे पराजित कर मीर जाफ़र को दूसरी बार बंगाल का नवाब बना दिया। ईस्वी सन 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्लाइव स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। इस तरह बंगाल से शुरू हुआ अंग्रेजी शासन पूरे भारत को किस तरह गुलामी की जंजीर में जकड़ लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से आगे बढ़कर पूरे उपमहाद्वीप की शक्तिशाली सत्ता बन गई। इस विषय में बहुत कुछ बातें हम आगे के प्रकरण में सीखेंगे। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना करके अंग्रेज़ों ने तो अपनी इच्छा पूरी कर ली, लेकिन उनको ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनके बताए हुए इशारे पर काम करे। परंतु मीर जाफ़र कंपनी का कई ऐसे बातों में विरोध करने लगा जिससे कंपनी उसे पसंद नहीं करता था और उसे नवाब के पद से हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया बंगाल का। नवाब बनने के बाद मीर कासिम भी कंपनी को परेशान करने लगा। अंग्रेज़ों को ऐसा महसूस होने पर 1764 में बक्सर की लड़ाई द्वारा मीर कासिम को पराजित करके अंग्रेज़ों ने फिर एक बार मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। सन ईस्वी 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्लाइव खुद बंगाल का नवाब बन गया और इस तरह बंगाल से शुरू हुआ अंग्रेज़ी शासन पूरे भारत को धीरे धीरे अपना गुलाम बना लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से आगे बढ़कर
पूरे उपमहाद्वीप को अपने अधिकार में ले लिया, एक शक्तिशाली सत्ता स्थापित कर दी। बच्चों, इसके विषय में आगे हम अगले प्रकरण में पढ़ेंगे। तो आपका ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है और इस पाठ को आप अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो आप लोग को लिख कर देने होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।